आज के लेक्चर में हमें ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा चुका हूं। उसी का जो एडवांस वर्जन है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। एक ब्रिज रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये किस प्रकार का कार्य करता है और इसका कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हमने कहा था आपसे कि हर रेक्टिफायर के अपनी डिमेरिट्स होती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर से हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया और फुल वेव रेक्टिफायर से हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं हर रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो बेहतर होती हुई जा रही है। तो देखेंगे कि आखिर में ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी सबसे अधिक क्यों होती है, ये सब आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं कि एक ब्रिज रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं ब्रिज रेक्टिफायर के बनावट से, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको हम कह सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। जरा देखिएगा, तो हमने आपसे कहा था कि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर चार डायोड्स होते हैं, और चारों डायोड एक खास प्रकार के पैटर्न में सजे होते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां जब देखिएगा तो हमने क्या किया, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया। लीजिए, यह एक रेक्टेंगुलर शेप है और यहां पर हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने भी एक डायोड कनेक्ट कर दिया। लीजिए, यहां पर भी हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया और यहां पर भी हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया। लीजिए, अगर हम नामकरण की बात करें तो ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D3 है और ये डायोड D4 है। अगर हमने यहां पर पॉइंट A ले लिया, ये हमारा पॉइंट B है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो चलिए जब पॉइंट D को हम यहां लिख देता हूं, ये जो बनके तैयार हुआ है ये ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हुआ है। चलिए अब बात आया इनपुट और आउटपुट का। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच से हम इनपुट देंगे, जो भी इनपुट देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच से देंगे। चलिए हम आपको इनपुट डायग्राम बना देता हूं। लीजिए, ये आपका इनपुट डायग्राम है, यानी हमारा इनपुट ए और बी के बीच में जाएगा। अब बात आया आउटपुट लेने का, तो जो भी आपको आउटपुट आउटपुट लिया जाएगा वो पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में लिया जाएगा। लीजिए, हमने यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया। लीजिए, अब प्रतिरोध R। अब जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये पूरी तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर का है। चार डायोड से, चारों डायोड खास प्रकार के पैटर्न में सजे हुए हैं। A और B के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं और C और D के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं। यह हमारा आउटपुट प्रतिरोध है और हम इसके बीच में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरा जो सर्किट डायग्राम्स है ये ब्रिज रेक्टिफायर का है। ये पूरा का पूरा डायग्राम ब्रिज रेक्टिफायर का है। मुझे पूरा विश्वास है कि डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि ब्रिज रेक्टिफायर काम कैसे करता है, ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसकी हम वर्किंग को देख लेते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि किसी भी रेक्टिफायर के अंदर जो इनपुट होता है वह एसी करंट होता है। तो यहां पर भी जो भी इनपुट होगा वह एसी करंट ही इनपुट होगा। तो चलिए हम यहां पर आपको एसी करंट बना देता हूं। लीजिए, ये आपका एसी करंट है, एसी करंट। और यहां पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो डीसी प्राप्त होगा और डीसी का ग्राफ हम यहां पर खींच लेते हैं। यहां पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो डीसी प्राप्त होगा और इसका ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। लीजिए,
एक करंट है और एक टाइम टी है, और ये जो ग्राफ होगा आउटपुट का होगा, आउटपुट का होगा। यह जो है आपका इनपुट है। चलिए सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक यहां पढ़िएगा, काफी कॉम्प्लेक्स बातें यहां पर बोलने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले आपसे कहा था कि एसी के अंदर दो हाफ साइकिल होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो सबसे पहले प्लस हाफ साइकिल प्रवेश किया, इसका मतलब है ऊपर प्लस और नीचे माइनस। जब यहां प्लस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि लीजिए यहां पर माइनस, यहां पर प्लस है। तो इसका मतलब है प्लस हाफ साइकिल के लिए यहां पर प्लस हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कहा था अब हमें ये चेक करना होगा कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स में है। और चेक करने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड्स है, हम पहले पढ़ा चुका हूं। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमने आपसे कहा था कि अगर कोई डायोड का ये P हिस्सा और यह N हिस्सा अगर P प्लस के साथ और N माइनस के साथ होता है तो कहते हैं वह फॉरवर्ड के अंदर है, फॉरवर्ड के अंदर है। लेकिन उल्टा कर दिया जाए, अगर यह हिस्सा माइनस के साथ और यह हिस्सा प्लस के साथ है तो फॉरवर्ड नहीं, यह हो जाएगा रिवर्स। ये सब बातें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहा हूं। जो बच्चा ये लेक्चर पहली बार देख रहा है तो इसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में जितना पढ़ाया गया सबसे पहले वो पढ़े, तब जाके समझ में 100% आएगा। तो ठीक है, इसका मतलब है हमें देखा कब फॉरवर्ड होता है और कब रिवर्स होता है। तो आइए अब चेक करते हैं। यहां पर अब यहां पर चेक कीजिए, यह डायोड D1 ये P हिस्सा प्लस के साथ तो हम कह देंगे ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है। ठीक है, तो ये P हिस्सा प्लस के साथ तो हम कह सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है। आइए इसे देखिए, इसे देखिए, N हिस्सा प्लस के साथ है तो कह देंगे ये रिवर्स बायस में है। अब आइए यहां देखिएगा, ये P और यह N, ठीक है, तो इसका एन हिस्सा माइनस के साथ है तो हम कह देंगे कि यह फॉरवर्ड बायस के अंदर है। आइए आपका रिवर्स बायस में होगा। इसे समझने के लिए आप स्वतः करें। पहचान का तरीका है, अगर P प्लस के साथ तो फॉरवर्ड बायस होता है, अगर P माइनस के साथ तो रिवर्स बायस होता है। ठीक है, या देखिएगा, तो यह और यह डायोड D1 और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस के अंदर है, और डायोड D4 और डायोड D1 और डायोड D3, यह डायोड और यह डायोड आपके फॉरवर्ड में है और यह डायोड आपके रिवर्स में है। तो इसका मतलब है इससे और इससे विद्युत धारा का बहाव होगा और इससे विद्युत धारा का बहाव नहीं होगा। बच्चों एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हो रहा है लेकिन आप इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए। हमने आपसे कहा था कि पॉजिटिव साइकिल के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ये चेक कर लीजिए कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स में है। चेक करने की जो प्रक्रिया है, मेथड से पहले पढ़ा चुका हूं। तो उस मेथड का जब हमने उपयोग किया तो यह और यह फॉरवर्ड में है और यह रिवर्स में है। तो इसका मतलब है हमने आपसे कहा था कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है वहां से विद्युत धारा का बहाव होता है। तो इसका मतलब है यह और यह फॉरवर्ड में है, इससे विद्युत धारा का बहाव होगा, और यह रिवर्स बायस में है, इससे विद्युत धारा का बहाव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है D1 और D3 की वजह से प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है एक आउटपुट D1 के वजह से और एक आउटपुट D3 की वजह से।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप यहां पर आइए। प्लस हाफ साइकिल पर जो भी प्रक्रिया हुआ वो आपके सामने है। अब बात आता है माइनस हाफ साइकिल पर। माइनस हाफ साइकिल पर जैसे माइनस हाफ साइकिल प्रवेश करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। अब आप सावधानी पूर्वक से चेक कीजिए, बी केयरफुल, सावधान होकर के आप इसको चेक कीजिए। जब आप इसको चेक करोगे तो प्रक्रिया उलट जाएगा, यह और यह रिवर्स में हो जाएगा, रिवर्स बायस, और यह रिवर्स बायस, और यह फॉरवर्ड बायस, और यह फॉरवर्ड बायस। सुनने से बेहतर है कि आप इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि निगेटिव हाफ साइकिल में यह और यह फॉरवर्ड और यह रिवर्स, तब जो भी विद्युत धारा का बहाव होगा अब डायोड D2 और डायोड D4 की वजह से होगा। तो इसका मतलब है अब जो आउटपुट मिलेगा वो डायोड D2 अब डायोड D4। लीजिए वाइज, तो यह हमारा एसी इनपुट्स है और यह हमारा डीसी आउटपुट्स है। आप जरा देखिएगा, यह हमारा एसी इनपुट्स है और यह हमारा डीसी आउटपुट्स है। ये जो पूरा प्रक्रिया जो हमने समझाया है, यह ब्रिज रेक्टिफायर के कार्य करने की प्रक्रिया को समझाया है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार कार्य करता है। कैसे, एक बार और रिपीट कर लेता हूं। यह इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यह इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस और यहां माइनस, जब ये प्लस हुआ तो यह और यह फॉरवर्ड में हो जाएगा और यह रिवर्स में हो जाएगा। तो इसका मतलब है पॉजिटिव के लिए हमें D1 और D3 से आउटपुट मिलेगा। अब प्रक्रिया को उलट देते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यह और यह फॉरवर्ड में हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें जो आउटपुट मिलेगा D2 और D4 की वजह से मिलेगा, D2 और D4 की वजह से मिलेगा। तो इसका मतलब है यह हमारा इनपुट्स है और यह हमारा क्या है, आउटपुट्स है। ये जो हमने समझा रहा हूं ये ब्रिज रेक्टिफायर को समझा रहा हूं। कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर इसी सिद्धांत पर या इसी मेथड से काम करता है। चलिए जरा आप देख लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड क्या सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर से 2 या 3 पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइएगा। वीवीआई पॉइंट्स है, वीवीआई पॉइंट्स है। वीवीआई पॉइंट्स, इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, इसका मतलब हो गया कि ब्रिज रेक्टिफायर की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। चलिए समझते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इनपुट का ग्राफ बनाता हूं। यह हमारा इनपुट है। अगर आपने इनपुट का ग्राफ बनाया, यह हमारा I है, यह हमारा T है। जरा देखिएगा, यह हमारा इनपुट ग्राफ है। अगर हम आउटपुट का ग्राफ बनाएं, लीजिए आपके सामने हम आउटपुट्स का ग्राफ बना लेते हैं। जरा देखिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो D1 और D3 की वजह से मिल रहा था।
अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यह आपका D2 और D4 की वजह से मिल रहा था। जब देखिएगा तो यह हमारा इनपुट का ग्राफ है, ये हमारा क्या है, आउटपुट का ग्राफ है, और हमें क्या चेक करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो चलो बच्चों तैयार हो जाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 सेकेंड में चक्र की संख्या होती है, या कह सकता हूं 1 सेकेंड में साइकिल की संख्या होती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। या देखिएगा तो हमारा एसी करंट 1 सेकेंड में एक चक्र पूरा किया। देखिए तो अगर यहां से लेके यहां t बराबर अगर हमने 1 सेकेंड मान लिया, तो ये देखिए तो हमारा जो एसी करंट है उसने एक चक्र पूरा किया। देखिए तो एक चक्र पूरा किया, या एसी करंट एक चक्र पूरा किया, तो हम कह सकता हूं इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो 1 हुआ। लेकिन अगर हम डीसी करंट की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखिएगा, इसने कितना चक्र पूरा किया, इसने एक चक्र पूरा किया, 2 चक्र पूरा किया, 3 चक्र और ये 4 चक्र। इसका मतलब है जो डीसी धारा है 1 सेकेंड में 4 चक्र पूरा किया है, यानी 4 साइकिल पूरा किया। तो कह सकता हूं यह जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 4 होगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना होती है। इनपुट फ्रीक्वेंसी 1 है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी 4 है, क्योंकि इसने एक चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र, 4 चक्र, इसने 4 चक्र पूरा किया है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना होता है। एक प्रश्न इतना बार ऑब्जेक्टिव बना के पूछा गया था, या बोर्ड की बात करूं या कंपटीशन की बात करूं, एक बार और रिपीट करता हूं कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना होता है। तो चलिए इस पॉइंट्स को आप नोट करें, इस पॉइंट्स को आप नोट करें। नोट करें, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज the output frequency is 4 times of input frequency या कह सकता हूं, या FO जो होगा वो होगा 4 इंटू FI, इसे VVI डाल लीजिएगा। ब्रिज रेक्टिफायर में सारे पॉइंट को आप भूल सकते हो, लेकिन यह जो पॉइंट है इसे कभी मत भूलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना होता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए हमने पहला पॉइंट को क्लियर कर दिया। चलिए अब आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर। चलिए देखता हूं सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट से रिपल फैक्टर, हर रेक्टिफायर का अपना अपना रिपल फैक्टर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का भी रिपल फैक्टर होगा। रिपल फैक्टर निकालने का जो तरीका है वह होता है एसी कंपोनेंट अब बटा डीसी कंपोनेंट है।
कभी अगर आपको रिपल फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले एसी कंपोनेंट अब बटा क्या करना होगा, डीसी कंपोनेंट। और एसी कंपोनेंट क्या होता है और डीसी कंपोनेंट क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप आराम से रिपल फैक्टर ब्रिज रेक्टिफायर का आप निकाल सकते हो। चलिए, क्या हमने सेकेंड पॉइंट क्लियर किया। यही दो ऐसा पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, दूसरा इसका रिपल फैक्टर कैसे निकलता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ाता हूं, आपको हम एक होमवर्क देने जा रहा हूं। इस होमवर्क को बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर लिखिएगा। चलिए, क्या है होमवर्क जरा देख लीजिएगा। दर्शन होमवर्क 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 हमारा होमवर्क है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ input AC current is input AC current is 25 hertz, what would be the frequency of output for half wave rectifier B में फुल वेव रेक्टिफायर और सी में ब्रिज रेक्टिफायर। हमने आपको क्या दिया, हमने आपसे कहा, हिंदी वाले जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। यहां कहा गया है कि जो इनपुट जो फ्रीक्वेंसीज है वो 25 हर्ट्ज है। जो एसी धारा इनपुट जा रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 25 हर्ट्ज है। तो पूछ रहा है आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सबसे पहला किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो हमने तीनों रेक्टिफायर के अंदर पढ़ा चुका हूं कि आउटपुट जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और फार्मूला आया कहां से, ये तीनों पॉइंट को हमने समझा रखा है। तो तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तब जाके इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसीज क्या होगा। अंडरस्टैंड है, हमने क्या दिया है, हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, हमें चाहिए आउटपुट फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। तो इस प्रकार हमने आपको रेक्टिफायर पढ़ा करके खत्म किया। रेक्टिफायर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, जितना पॉइंट अधिक से अधिक पॉइंट को हमने यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश किया है और रेक्टिफायर के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट संभव है, इससे 1 गुना कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोर्ड की, कि बोर्ड में अब तक क्या प्रश्न पूछा गया है। तो बोर्ड में अब तक एक ही प्रश्न पूछा गया है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन करें। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन करें। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और ये आपके सामने यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ मिला के रख दिया हूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताइए। सबसे पहला हाफ के लिए, फुल के लिए और
ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब खत्म करते हैं। वाइज फिल्टर, फिल्टर वाइज आपके सिलेबस में तो फिल्टर के बारे में नहीं पढ़ना है, या जो पढ़ना है इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है। जब आप बीटेक करने जाओगे तो वहां पर फिल्टर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में कहीं भी फिल्टर मेंशन नहीं किया गया है। और फिल्टर अगर यहाँ पर पढ़ाऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिल्टर के बारे में दे देता हूं। क्या होता है फिल्टर, तो आइए ना, हमने आपसे कहा था कि यह हमारा रेक्टिफायर है। लीजिए रेक्टिफायर, दिस इज द रेक्टिफायर, और यह हमारा एसी इनपुट्स है। लीजिए एसी इनपुट्स है, और यहां पर जो मिलता है वो इम्प्योर डीसी आउटपुट मिलता है। इम्प्योर डीसी आउटपुट है। इम्प्योर डीसी आउटपुट का मतलब होता है कि इसके अंदर एसी का भी मात्रा होता है और इसके अंदर डीसी का भी मात्रा होता है। यानी कह सकता हूं कि जो हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, एसी पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसमें कुछ एसी की मात्रा रह जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां पर एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर, फिल्टर जैसे आपने फिल्टर लगाया तो क्या करता है फिल्टर, इस एसी कंपोनेंट को पूरी तरीके से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है जैसे आपने फिल्टर का इस्तेमाल किया, अब आपको प्योर डीसी मिलेगा। प्योर 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 डीसी मिलेगा। ये फिल्टर लगाते ही आपको जो आउटपुट मिलेगा वो प्योर डीसी मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कितने प्रकार का होता है। अगर हम फिल्टर की परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकता हूं कि फिल्टर एक सर्किट होता है, एक परिपथ होता है जो एसी कंपोनेंट की मात्रा को, यानी एसी कंपोनेंट की मात्रा को वो पूर्णतः डीसी में बदल देता है। या कह सकता हूं कि यह इम्प्योर डीसी को ये प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर एक ऐसा परिपथ होता है, फिल्टर एक ऐसा परिपथ होता है जो इम्प्योर डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए फिल्टर का परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं है, ये केवल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है सिर्फ नॉलेज के लिए, कि जो फिल्टर्स होते हैं इम्प्योर डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए देखिएगा फिल्टर का परिभाषा। फिल्टर इज द सर्किट, फिल्टर इज द सर्किट, फिल्टर इज द सर्किट which convert impure DC to pure DC। चलिए ये फिल्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर, there are two types of filter, there are two types of filter। उसमें एक फिल्टर का नाम है सी फिल्टर और दूसरे फिल्टर का नाम है एल फिल्टर। दोनों आपके कोर्स से बाहर है, कोर्स में आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में, सी फिल्टर के बारे में और एल फिल्टर के बारे में। जो बच्चा हिंदी में विश्वास रखता है वो सुन लेगा कि फिल्टर एक परिपथ है जो अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सी फिल्टर होता है और दूसरा
एल फिल्टर होता है। चलिए सी फिल्टर और एल फिल्टर का हम डायग्राम बना के सिर्फ छोड़ देता हूं, बस इसको आगे नहीं पढ़ा सकता हूं और नहीं आपको कोई समझ में यहां पर आने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं सी फिल्टर का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल फिल्टर के बारे में। एल फिल्टर, एल फिल्टर वाइज जरा समझिएगा। लेट सपोज यह हमारा एल फिल्टर क्या है, समझिएगा। एल फिल्टर, एल का मतलब होता है इंडक्टर। इंडक्टर, इंडक्टर जो आगे चल के पढ़ाया जाएगा एसी करंट के अंदर, या अपने आप में एक चैप्टर है इंडक्टर के बारे में पढ़ना जो आगे चल के पढ़ाया जाएगा एल करंट के बाद। तो एल फिल्टर कहता है कि इसमें एक इंडक्टर को, लीजिए, एक इंडक्टर को लोड प्रतिरोध के साथ है, लीजिए, इंडक्टर है और यह आर है, हो गया। इसमें एल का मतलब इंडक्टर हो गया और आर का मतलब रजिस्टर हो गया। आपके सामने जो डायग्राम हमने बनाया है वो एल फिल्टर का डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है जरा समझिएगा। इसमें एक इंडक्टर को प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। एल इंडक्टर को, यानी एक इंडक्टर को प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। एक बार रिपीट करता हूं कि इसमें इंडक्टर को प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है जिसको हम एल फिल्टर कहते हैं, और एल का मतलब होता है इंडक्टर, जो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। बार बार रिपीट करता हूं, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे सामने जो सर्किट डायग्राम बन के आ गया है वो एल फिल्टर का बन के आ गया है। इसमें क्या किया गया है, इंडक्टर को प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। बार बार रिपीट करता हूं, इंडक्टर को प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़ा गया, सीरीज में जोड़ा गया है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूं सी सर्किट का। बी में हमारा है सी सर्किट से। सी का मतलब होता है कैपेसिटर। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। सी सर्किट का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रोस्टैट नाम के चैप्टर में पहले पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या किया गया है, एक कैपेसिटर को प्रतिरोध के साथ पैरेलल में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का जो सर्किट तैयार हो गया है वो सी सर्किट तैयार हुआ है, कह सकता हूं सी फिल्टर तैयार हुआ है, सी फिल्टर। हमने सी फिल्टर और एल फिल्टर को देखा। यह आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना होता है, यह इंजीनियरिंग के सिलेबस में पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको सामने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ कैपेसिटर को और प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा जाता है और वहां पर इंडक्टर को और प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार आपके सामने सी फिल्टर और एल फिल्टर होता है, जो क्या करता है, इम्प्योर डीसी को पूरी तरीके से शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए हमने क्या किया, रेक्टिफायर अब यहीं पर खत्म करते हैं। इससे ज्यादा एक भी कॉन्सेप्ट रेक्टिफायर पर नहीं होता है। हमने रेक्टिफायर को अच्छी तरीके से समझाया और अच्छी तरीके से पढ़ाया, ठीक है। तो अब आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि रेक्टिफायर के ऊपर जो भी होमवर्क दूंगा आने वाले टाइम के अंदर सब आपसे बनेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियोज को पूरा देखिए और शुरू से देखिए। ये तभी समझ में आएगा जब वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 18 तक आप देखोगे, तभी ये समझ में आएगा। जहां तहां से ना देखें, हमेशा लगातार देखें और देखने से पहले इंटरेस्ट जगाइए।
एक चाहत जगाइए कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और लास्ट मेरा एक ही पॉइंट कहना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक तो शेयर कीजिए और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप ना जाने फिजिक्स का कितना भी चैनल आप देख लीजिए, आप सर्वे करके देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको समझ में आएगा तो यही चैनल पर आपको समझ में आएगा। सभी जगह पर हम देखता हूँ वीडियोज को, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं भी नहीं। आप एक ट्राई भर करके देख लीजिए, अगर आपको समझ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम शुरू करने जा रहा हूं, अगला लेक्चर होगा ट्रांजिस्टर का। अगले लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाएंगे, उसे भी पढ़ाने में करीब करीब 4 या 5 लेक्चर की जरूरत पड़ता है। सारे चीजों को हम डिटेल में पढ़ा रहा हूं और जब हम डिटेल में पढ़ाता हूं तो समय हमारा लगता है। चलिए ठीक है, बाय।